चलो बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? रिवाइज करो कल का। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आ रही है? अब ठीक है ना? आज तुम लोगों को बुलाया था क्या सर ने? तुम लोगों को बुलाया था ना जी? हेलो, हाँ क्या हुआ था? बुलाया था ना आज? क्या हुआ? आधार कार्ड फोटो ये दिया था ना? चलो हम बताओ। सर आए थे ना? चलो चलो सर। हाँ तो उन्होंने पूछी थी डिटेल वगैरह बस और कुछ नहीं। ये आई नहीं। ये क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, मैं अभी आई हूँ। कॉलेज में बुला रहे थे वर्कशॉप के, मैं छोड़ के चली आई। कॉलेज में क्या काम था? वर्कशॉप की मैं कैसी छोड़ के चली आई फिर। कैसी अरे वो एक उसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। हाँ आधार कार्ड वेरिफिकेशन था। 1 बजे उन्होंने बुलाया था तो हम करेक्ट 1 बजे कॉलेज पहुँच गए। उन्होंने शुरू नहीं करा तो मैं चली आई फिर। कॉलेज वाले ही परेशान बहुत करते हैं। हाँ बहुत दुखी करते हैं, जबरदस्ती का। चलो क्या किया जाए? मुझे तो भाई डर लगता है। तो ये जेएमपी के बच्चे सब वहीं गए हुए हैं क्या? और जो आते हैं टीचर हैं सब वहीं में हैं? अभी जब मैं वापस आ रही थी मुझे जाते हुए देखी, उन्होंने मुझे आवाज लगी, मैं कहा मैं नहीं आ रही वहीं बुलाया। वो जा रहे थे इस टाइम? हाँ मुझे पता है सर, वो 1 घंटे पहले बुलाएंगे तो 10 घंटे बाद शुरू करेंगे। चलो कोई नहीं। तो बेटा हम लोगों ने कल जो चैप्टर पढ़ रहे थे आज लास्ट हो जाएगा वो चैप्टर, सही है? और आज हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे ओनली जो बचे हैं। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले, जिसका नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कल का एक रिवाइज कर लो एक बार जल्दी जल्दी, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। जो रेगुलेशन है ना उसमें खाली बस इतना ध्यान रखो, आरआरसी और न्यूमोटैक्सिक एरिया, बस बस और कुछ सब भूल जाओ। कोई कभी कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता उससे, इसके अलावा बस। ठीक है, और बेटा आप लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहले का एक बार देख लो सर। प्राइमरी एक कौन है? रिस्पांस मेडुला करता है। कहाँ से है? तू लेकर आया? क्या नाम है इनका? आशीष। कौन सा क्लास में? फर्स्ट ईयर में। चलो ठीक, एपी बोर्ड से होगा ना? सीबीएसई से हो? ठीक है, मेहनत करो। हाँ बताओ क्या करें? हाँ बताओ बताओ। हाँ प्राइमरी रिस्पांस कौन करता है, मेडुला या फिर पॉल्स? प्राइमरी रिस्पांस रिस्पांस मेडुला करेगा। मेडुला ना? हाँ कौन से मेडुला? क्लाउड सुपर मेडुला। सही है। बकाया आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का, सही हो जाएगा। अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग हो रही है तो वो पहले नॉर्मल ब्रीथिंग करेगा फिर फोर्सफुल कैसे कर रहा है? आपने नॉर्मल था। अरे मैंने वो बताया था, वो तो ऐसा होता है डीआरसी, जब तुम्हारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर लगे हुए हैं। हाँ। जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा सिग्नल मिलने लगता है रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए। वो दोनों के लिए जाता है, फिर नॉर्मल वाले के लिए मतलब एक्सपायरेटरी के लिए भी जा रहा है और इंस्पायरेशन के, इसलिए मैंने कहा था फोर्सफुल ब्रीथिंग में दोनों एक्टिव प्रोसेस होती हैं, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन। दोनों एक्टिव। हाँ ठीक है, और बताओ बेटा किसी को डाउट है? अच्छा ये बताओ 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है टिश्यू के लिए वो कितना दिया जाता है? 5 ml। और CO2 कितना दिया जाता है? 4 ml। बताएं आप लोगों को। ऑक्सीजन का ट्रांसफर 2 तरीके से होता है और CO2 का 3 तरीके से। ऑक्सीजन का 97% RBC के द्वारा, जिसमें मैंने कहा था हीमोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, उसके द्वारा बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? और जब CO2 बाइंड होता है किससे? ग्लोबिन वाले पार्ट से, तो बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। मैंने कहा था एल्वलाई वाली साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, और क्या बताया था? टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। सही है। और मैंने कहा था जो जब तुम उस वाली साइड पे जाओगे टिश्यू वाली साइड पे, तो टिश्यू वाली साइड पे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, और इसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम, और इसके बाद टेम्परेचर भी
हाइड्रोजन का हाँ ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। तो हम लोग फिर डिसऑर्डर पढ़े, बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं अच्छे से, सही बच्चे? बेटा हर चैप्टर कम से कम 200, 250, 300 क्वेश्चन लगाते रहो और लगातार आप लोग लगातार क्वेश्चन लगाओ, सही? हाँ कौन बोला? और डेली आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, डेली। और बल्कि जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनकी ज्यादा करो, जो अभी चल रहा है वो चल ही रहा है, ठीक है। और पीछे का भी करते रहो। आपकी टेस्ट आपका हाँ बता दूं मैं, एक तो कल सैटरडे, अगले वाले सैटरडे को टेस्ट है। क्या क्या आएगा मैं तो ये कहूंगा कि मैं तुम्हें ना बताऊं क्या क्या आएगा। आप लोग बेटा जितने चैप्टर पढ़ा दिए सब तैयार करो बस, क्योंकि अब की मैंने बताया था तो दिक्कत हो गई थी। मैंने क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ा दिया और मुझे वो नहीं पता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम नहीं बनवाते हैं बेटा, ऊपर लखनऊ से आता है टेस्ट पेपर। तो मेरा मतलब ये है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, सही है। अभी रुक जाओ, लेकिन अभी आप ओवरऑल तैयारी करो। दूसरा फोकस रखना एनाटॉमी पे और मॉर्फोलॉजी पे, सही है। अभी बता दे रहा हूँ ये बातें। इसके बाद बेटा सेल चैप्टर हो गया, सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आएगा, तो लगभग आप लोग कर दोगे। अभी जो चैप्टर होगा इसके क्वेश्चन कर दोगे बड़े आराम से। तो पीछे आप लोग, आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 पहले यूनिट आप पढ़ चुके हो। अभी आपको क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। दोबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है? एक बार पहली बार पढ़ लिया, रहने दो, उससे क्वेश्चन हम नहीं आएंगे क्योंकि वो आ चुके हैं। दूसरा सेल, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बस। और क्या बचा आपका? ये अब इतना तो आप लोग पढ़ सकते हो। अभी आपके पास 7 दिन है, तो मैं बोलूंगा चैप्टर आप लोग लिख लो चाहे। देखो बेटा एक बात और सुनो, ये क्या है? क्या 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 था? ठीक है, इधर देखो। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है, ये बताओ पढ़ी लिया? आप लोग लिख लो पहला एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद दूसरा कौन सा है बेटा? मॉर्फोलॉजी। चलो कोई बात नहीं, अगर वो आ भी जाएगा तो कर देना। तैयार है, एक का क्वेश्चन आ जाए तो कर देना, क्या दिक्कत है? तीसरा बेटा इसके बाद आप लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी लगभग आपने कर लिया है। बचा क्या? सेल, सेल अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरा चौथा सेल, वो बायोमोलिक्यूल्स। और इसके बाद पांचवा इतने चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। फिर मुझे ये डाउट नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, जहाँ से आएगा आप पढ़ दोगे। और ये चैप्टर को ज्यादा सुनना है, 5 चैप्टर हैं। और मुझे लग रहा है अगर आपने सही से पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर बहुत आसान है। आप लोग एक दिन देख लेना, बस 1 घंटे हो जाएगा कवर। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा इन 2 चैप्टर पे और इस वाले पे, मतलब 3 चैप्टर पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा था फैमिली से, चलो देख लेंगे, अब आएगा तो ऐसे करवा दूंगा। दूसरी सुनो बेटा, मॉर्फोलॉजी मैं अभी बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका एस्टिवेशन हो गया, सही है, फाइलोटैक्सी हो गया, इसके बाद तुम्हारा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस की एग्जाम्पल हो गए। वो सब आपको घर पे बैठ के याद करना है। और एनाटॉमी का अगर क्वेश्चन आएगा, एनाटॉमी में अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ से आ सकता है, मुझे लग रहा है नहीं आएगा, देख हट गया पूरी तरीके से। लेकिन अगर आ भी जाएगा तो आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत जानते नहीं जानते हो? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जानते हो क्या होता है? जो डाइकोट प्लांट में होती है, इसमें प्लांट की मोटाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मोटाई बढ़ती है। उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ, सही है। जो किसके द्वारा होता है? कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब मैंने बताया ज्यादा फिल्म के बीच कैम्बियम होता है, कैम्बियम रिंग होता है, उसी के द्वारा होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अगर आए तो देख लेंगे, वरना मुझे लग रहा है नहीं आएगा। ये चैप्टर आप लोग पढ़ लो बस, आपका फिर मैं ये मानूंगा कि आपका कवर होते चल रहा है सब। मतलब आपको ये डाउट नहीं रह रहा है कि हमें चैप्टर को हमारा बचा हुआ या तैयारी नहीं हो पाई है। अब आप लोगों के पास बड़े अच्छे दिन है। देखो आज शुक्रवार है, शनिवार इतवार मिल रहा है पहली बार, तो अब 6 दिन वो मिल रहे हैं आपको एकदम आराम से। नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, मेहनत कर लेना अच्छे से।
अभी ये वाला नहीं है, अगले वाला, और पढ़ाई करो बैठ के, ठीक है। ये वाले चैप्टर आप लोग पढ़ने अच्छे से। मैंने अभी सिलेबस देखा नहीं है, मैंने बताया है खाली, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर दोगे। और जब जैसे ही मुझे पता लगता है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि बेटा वो वाले चैप्टर मत पढ़ो, ये वाले पढ़ो, ठीक है। बकाया अभी आपको सारे पढ़ने, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर जरूर रहेंगे, और ये वाला भी जरूर आएगा। ये वाला हो सकता है ना, बायोमोलिक्यूल्स, सही है। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने ये जो पढ़ रहे थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लगभग पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिसऑर्डर। तो निकालो आप लोग किताब और हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर। पहला डी कौन सा है? अस्थमा। अस्थमा क्या होता है बताओ बेटा? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पे है अस्थमा, पहला डी कौन सा है बेटा? अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है जब जो ब्रोंकियो ब्रोंकियल्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। क्या आती है? और जब सूज जाएंगे वो, तो उनका जो रास्ता होगा वो कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो सांस लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम। कभी कभी आपने देखो घरघराहट सी होती है, सही है। अस्थमा उसी को बोलते हैं। तो लिखा हुआ है देखो, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग बीजिंग। बीजिंग का मतलब पता क्या होता है? बीजिंग का मतलब होता है सांस का वो होता नहीं है, आवाज आती है अलग टाइप की, घरघराहट आती है, छोटे बच्चों में आती है, उसे बोलते हैं बीजिंग। कह रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, जब सूजन आ जाती है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। आप लोग बताओ बेटा, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर पहले से बहुत कम है, और वो भी उसमें सूजन आ जाए तो पूरा रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, सांस ले नहीं पाएगा आदमी, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? अस्थमा। दूसरा है एम्फाइसिस। पंप ऐसा करता है जो तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं, अगर उसमें किसी में म्यूकस वगैरह आया हुआ है तो एक दो और जो म्यूकस से बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, फिर वो खाली इतना करता है उसको लिक्विड फॉर्म बहुत लिक्विफाई कर देता है, जिससे तुम्हारी सांस थोड़ी जाने लगती है। बस इतना होता है, ऐसा नहीं प्रॉपर से हो जाता है आदमी, प्रॉपर सही नहीं होता है। जब एकदम सांस लगता है कि नहीं ले पा रहे हैं। अब को सोचो आप लोग बेटा, इधर देखो, एक बात सोचो आप लोग, अगर किसी के 25% पहले से सूजन आई हुई है ब्रोंकियोल्स में, और बकाया थोड़ा सा क्या हुआ, म्यूकस इकट्ठा हो गया वहां पे, तो और बंद हो गए, तब उन्हें बिल्कुल सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर कुछ ऐसा होता है, वो क्या होता है, कुछ पंप वगैरह टाइप का होता है, उससे ये होता है कि खाली बस रास्ता थोड़ा ओपन हो जाता है, जिससे जो म्यूकस वगैरह है वो हट जाए और जिससे हवा थोड़ा बहुत आदमी ले सके। वही इतना होता है, उससे ऐसा नहीं कि आदमी प्रॉपर सही हो जाएगा एक बार में, वो जब उखड़ती है तब ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज कौन सी है बेटा? एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, जो एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई उसकी बॉल डैमेज हो जाती है, और जब बेटा एल्वेलाई की बॉल डैमेज हो जाएगी तो बताओ आप लोग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सरफेस एरिया कम नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। और जब एरिया कम हो जाएगा तो इसका मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और पहुंच नहीं पाएगी उसी कंडीशन क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। समझ गए आप लोग? मैंने क्या बोला? जब एल्वेलाई का सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी कि एल्वेलाई क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, तो सरफेस एरिया जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सांस लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम। समझ गए आप लोग? ठीक है। और ये किसके कारण होता है? सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ है, इट इज एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन व्हिच एल्वेolar वॉल आर डैमेज ड्यू टू व्हिच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, और कह रहा है वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। क्लियर हुआ? ठीक है। अगली है तुम्हारा कौन सा? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब सिंपल सा होता है बेटा, आपने देखा होगा बहुत लोग काम करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे डस्ट बहुत होती है। डस्ट का मतलब होता है जैसे कोई फैक्ट्री, कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई वहां काम कर रहा है जहाँ पे पत्थर तोड़े जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत धूल है, डस्ट पार्टिकल बहुत है, तो लगातार क्या होता है, हमारे डस्ट होती है वो लगातार जाएगी हमारे पास। हालांकि बहुत सारी चीजें होती है जिससे डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है,
चली जाती है, और चली जाएगी तो उसमें लंग्स क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, फंक्शनल रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कह रहे हैं सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं वो सब। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड लास्ट का डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप, यानी कि हमारे पास जो बॉडी होती है उसको पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं कर पाती है। ऐसी जगह पर काम करने से पहले आदमी को मास्क लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, जिससे डस्ट पार्टिकल ना जाए। इसके बाद और लेकिन आजकल भाई आदमी क्या करे बेचारा, इतना काम करता है, ऐसा हो ना कि हाँ वहाँ ऑफिस में बैठा है तो मास्क लगा के बैठ जाएगा। हाँ काम करना पड़ेगा, दम तो वैसी उठती है और ऊपर से तुम्हें मास्क लगा लो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कह रहा है विद द सिचुएशन लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड दस कॉजिंग सीरियसली लंग्स डैमेज। क्या होता है, लंग्स डैमेज हो सकता है। और अगले कह रहा है वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, यानी कि ऐसी जगह पे काम करने से पहले क्या करना चाहिए। डिसऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये खाली लिखे हुए हैं, आप लोग एक बार देख लो इन्हें, बकाया क्वेश्चन डिसऑर्डर वगैरह से नहीं आते, ठीक है। आप लोगों को जो मेन चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो बेटा मुझे लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे 100%। दूसरा मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको लगभग पता होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने बताया था। पहला बताया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दूसरा बताया था कि कैसे करके क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का। हमने कंडीशन देखी कि एरोलाई वाली साइड पे क्या होना चाहिए और हमने देखा टिश्यू वाली साइड पे क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्लड जो होता है वो एरोलाई से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है और किसे देता है, सेल के लिए, और सेल से CO2 लेता है और किसे देता है, लंग्स के लिए। समझ गए आप लोग। तो ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में, और इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा रेगुलेशन। क्या पढ़ा, हमने ये भी समझा कि पार्शियल प्रेशर अगर जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन का उतना ही हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ज्यादा होगा, लेकिन एक टाइम पे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया P50 वैल्यू के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि 33 पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है, 50%। इसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, और फाइनली एक टाइम पे आके क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन सारा बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन से, फिर तुम कितना भी ना बढ़ाओ पार्शियल प्रेशर, लेकिन ऐसा कुछ इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब आपने पढ़ लिया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अभी भी अगर इस चैप्टर में किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेटा मेहनत करो बहुत अच्छे से, ठीक है। यही साल है आपके पास, ऐसे मान के चलो, यही साल अंत में, यही साल आ रही है। डॉक्टर बन जाओ जल्दी से। एक बार आपको पता है, अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया तो उसके बाद आपके जलने हैं, फिर ऐसा लगेगा कि कौन जिंदगी में हम कौन सी जिंदगी में जी रहे थे। कॉलेज जाने के बाद वो मजा आता है ना, सोच नहीं सकते। क्या कॉलेज में जाने के बाद एक बार MBS कॉलेज में चले जाओ, मजा आ जाएगा। लाइफ आपकी कैसी हो जाएगी, चेंज। और उसको करने के लिए अभी मेहनत कर लो बेटा 1-2 साल, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें, सही है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब आप लोग ये बात एक बात समझो, हमने खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद मैंने बताया कि हमारा डाइजेशन हुआ, जो हम चीजें खाई वो कॉम्प्लेक्स थी, उनको हमने डाइजेस्ट किया सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में लाने के बाद उनको हमने क्या कर लिया बेटा, एब्जॉर्ब। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने बताया वो फूड हमारा कहाँ चला गया, सेल के अंदर। कहाँ चला गया, अब हमने ब्रीथिंग भी पढ़ लिया, तो इसका मतलब मैंने बताया कि अब सेल के अंदर फूड जो गया था, न्यूट्रिएंट्स गए थे, उनका मैंने कहा था ऑक्सीडेशन होना था। क्या तो होना था, ऑक्सीडेशन। और वो होने के लिए हमें चाहिए थी ऑक्सीजन। क्या चाहिए थी, तो आपने देख लिया कि ऑक्सीजन कैसे जाती है, और प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन में पहुंच गई। लेकिन अभी हम लोग ये भी तो समझेंगे कि हमारा जो ब्लड में लगातार बता रहा हूँ पंप हो रहा है,
ब्लड है, लिम्फ होता है एक, और ब्लड जो पंप हो रहा है लगातार वो कैसे हो रहा है, उसको कौन कर रहा है लगातार। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में हार्ट के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में, ब्लड के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे फाइनली हार्ट के बारे में डिटेल में कि क्या क्या होता है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग निकालो आप लोग चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो पहले तो मैं नॉर्मल बातें करूंगा, पहले तो मैं नॉर्मल बातें करूंगा, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें आपको समझा दूं पहले। यहाँ पे देखो, आप लोग ये बताओ बेटा, देखो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, पूरा एलिमेंट्री ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, माउथ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद लीवर के बारे में पढ़ लिया, पैनक्रियास के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आया हमारा ब्रीथिंग, कौन सा आया? जिसमें मैंने नॉस्ट्रल के बारे में पढ़ लिया, फायरिंग्स वगैरह के बारे में, ट्रैकिया के बारे में, लंग्स के बारे में, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्लड और हार्ट, सही है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है बेटा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हम लोग यहीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी में फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कौन कौन से फ्लूइड हमारी बॉडी में होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं। सर्कुलेट का मतलब होता है पूरी बॉडी में परिसंचरण होना, मतलब पूरी बॉडी में जाना। आप लोग बताओ, अगर हमारा ब्लड हर सेल तक ना जाए, हर सेल तक बॉडी की, तो क्या बताओ ऑक्सीजन पहुंच पाएगा हर सेल तक? नहीं। क्या हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो पहुंच पाएगा? नहीं। और हर सेल तक ना ही एटीपी मिल पाएंगे हमें हर सेल से। अब हर सेल तक हमें पहुंचाना है, इसका मतलब यह है कि हमें हर सेल तक एक ही माध्यम है, खाली ब्लड। क्या है? जो हमारी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है, यानी पूरी बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे जो ब्लड होता है, साथ में दूसरा जो फ्लूइड होता है वो होता है लिम्फ। क्या होता है? जो ब्लड होता है, आपको पता है ब्लड के लिए प्रॉपर एक रास्ता होता है कि ये आर्टरी है, ये वेन्स है, होता है नहीं होता है, जिसे बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ब्लड, और ये जो सिस्टम होता है पूरा इसे बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा जो फ्लूइड होता है वो होता है लिम्फ। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिम्फ क्या है। ये ब्लड तो समझ में आता है, खून आप लोगों ने देखा है, खून है, खून देखा है। कौन सा हीरो कहता है कि इस फिल्म में खून खून, बहुत मूवी हिट गई थी वो। हाँ उसने बता दिया, देखो क्या, दिल वाले। उसमें रजन कहता नहीं खून खून, पागल सा होता है वो देख लेता है ना मामा ठाकुर के आदमियों को खून करते हुए। अब मैंने भी ये मूवी है, इसका एक बोलो मत, इसका मुझे ध्यान क्यों आ गया, क्योंकि हमारा एक दोस्त था, इसका नाम था अजय, सही है, और उसमें भी वो अजय था, तो हमने उसका नाम रख दिया था दिलवाले, कि दिलवाले आ रहा है। और उसके सामने कहे थे खून खून, तो डर जाता, मतलब वो यानी कि बहुत गुस्सा हो जाता था कि साहब मेरे सामने क्यों कहते खून खून, वो तो पागल था वहां पे। तो वो मूवी मुझे याद आ कि यानी ब्लड का मतलब क्या होता है बेटा? रक्त, सही है, आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन लिम्फ क्या है यहाँ पे? लिम्फ को बोलते हैं लसिका, हिंदी में क्या बोलते हैं? लसिका। अगर हम बोले तो लिम्फ कुछ और नहीं है बेटा, लिम्फ के लिए भी एक सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, आरबीसी नहीं होती है लिम्फ। हाँ अब बताएंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम ब्लड की बात करें तो आपको पता है ब्लड का जो मेन काम होता है, जिसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और क्या होती है? प्लेटलेट। अगर मैं आपको सारे काम गिनाऊं ब्लड के, तो क्या क्या काम होते हैं? देखो, पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे हार्मोन्स हो गए तुम्हारा, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, आप तो सब ब्लड के थ्रू ही रहा है सब कुछ। दूसरा अगर हम मैं काम की बात करूं तो किडनी के लिए जाता है, तो वहां से फिल्टर होता है क्या? यूरिया। क्या फिल्टर होता है? यूरिया, वो भी एक ब्लड का ही तो काम है। अगर हम अगले ब्लड की बात करें तो बेटा इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ इसमें आयंस भी होते हैं। तो ये सब ब्लड का काम यही होता है। लेकिन दूसरा नाम हमारे ये तो समझ में आता है हमें कि सर ये काम करते हैं कि ऑक्सीजन, CO2 या किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लेकिन सर ये क्या करता है? लिम्फ। तो यहाँ पे अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो इसका ओनली एक काम होता है, वो भी होता है हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होना। क्या? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि लिम्फ का काम ओनली इतना है, खाली इम्यूनिटी को बढ़ाना हमारी, क्योंकि लिम्फ के पास होती है WBC। कौन सी सेल होती है?
अगर हम बोले तो अगर तुमसे कोई कहे बताओ ब्लड में और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, बेटा लिम्फ आया कहाँ से हमारी बॉडी में? देखो लिम्फ कहाँ से आया? जो ब्लड होता है हमारा, क्या होता है? ब्लड। ब्लड एक मैं बोल सकता हूँ सिस्टोलिक प्रेशर लगता है। कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर। तब क्या होता है? ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा। पता है आपको? आप लोग को सोचो 120 प्रेशर से कोई चीज फिल्टर होगी तो हमारा ब्लड आर्टरी से फिल्टर हो जाता है। कहाँ से फिल्टर हो जाता है? आर्टरी से। और जो फिल्टर होता है वही क्या होता है? लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर लिम्फ के पास क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बेटा सेम टू सेम ब्लड की तरह होता है, खाली आरबीसी नहीं होती है। और दूसरा मैं अगर बोलूं तो कुछ प्रोटीन्स नहीं होती है। क्या नहीं होती? कुछ प्रोटीन्स, बकाया डब्ल्यूबीसी वगैरह यहाँ इसके पास भी सब कुछ होता है। इसीलिए मैंने बोला कि लिम्फ का, देखो लिम्फ का एक लिम्फेटिक वेसल्स होती है सारी हमारी बॉडी में। और आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा लिम्फ नोड। सुना है आपने? लिम्फ नोड का नाम सुना है? सुनोगे आप जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तब। लिम्फ वेसल्स के पास होती है लिम्फ नोड, और वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। जैसे आपका कोई पैथोजन है, वो जब आप पे अटैक करता है तो वहां पे जो लड़ाई होती है वो लिम्फ नोड में ही होती है, और वहां पे लिम्फ हेल्प करता है। यानी कि इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि लिम्फ में का जो सबसे फर्स्ट काम होता है बेटा, वो होता है इम्यून सिस्टम को यानी कि इम्यूनिटी में हेल्प करना, सिंपल भाषा में। अब आप लोग पहले ये बताओ, इम्यूनिटी जानते हो क्या होता है? जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? सब लोग पता है? बहुत लोगों ने बताया यहाँ पे। तुम बताओ विशेष, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? क्या करती है? हेल्प करती है फीवर को लाने में, लड़ने से भी फाइट। हाँ सही। देखो इम्यूनिटी का मतलब सिंपल सा होता है, हमारे पास हमारी जो बॉडी होती है उसमें दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। कितनी टाइप की होती है? एक वो होती है जो हमें मम्मी से फ्री मिली होती है, यानी कि जन्म से, और एक वो होती है कि हम जन्म के बाद लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास स्किन होती है, स्किन भी तो एक काम करती है इम्यूनिटी की तरह। आप लोग बताओ, अगर आपकी स्किन हटा दी जाए तो आपको 1 मिनट के अंदर नहीं लग जाएगी, इतने सारे बैक्टीरिया यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जल जाता है पेशेंट, तो उसको इतना प्रोटेक्ट कर रखते हैं कि अगर जरा सा वो खुला रह गया, उसका बॉडी में जो पट्टी लपेटते हैं पूरा, वो सिचक कर लपेटते हैं, अगर जरा सा खुला रह गया तो तुरंत उसमें कोई पैथोजन क्या करेगा? अटैक कर देगा। दूसरा, जैसे म्यूकस जन्म लेते हैं तब से होता है हमारे पास, ऐसे ही तुम्हारा हो गया HCl जो हमारे स्टमक में होता है, सलाइवा में होता है लाइसोजाइम। सही है। इसके बाद तुम्हारा म्यूकस हो गया, टीयर्स आंखों में होते हैं आंसू। तो ये सब कैसे किसका काम करते हैं? मैं बोल सकता हूँ जब हमें जन्म लेते हैं तभी से हमें फ्री मिलती है, वो सबके पास एक बराबर होती है। ठीक है। और भी होते हैं, जैसे मैंने कहा था, एक होता है तुम्हारा साइटोकाइन बैरियर, जब हमारी सेल के पास एक एबिलिटी होती है, जब कोई पैथोजन क्या करे, अटैक करे, तो प्रोटीन से क्या कर देता है? कवर कर देता है। तो इसका मतलब ये है, ये सब जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है बेटा? जो हमें जन्म से मिलती है, इसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? अब दूसरा, ये तो हमारी बॉडी के लिए कवच बन गया, लेकिन ऐसे भी इतने सारे बैक्टीरिया हैं, इतने सारे वायरस धरती पे कि आप लोग सोच नहीं सकते। भाई आप लोग सेब लेके आए मार्केट से, आपने खा लिया, आपको पता है कितने वायरस थे उसमें, कितने बैक्टीरिया थे? बिना धोले खा लिया, धुल भी लोगे तो क्या कर लोगे? पानी भी तो गंदा है आजकल, बहुत जगह गंदा पानी। तो हमारी बॉडी फिर भी क्या करती है? कोई ना कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो होता क्या है, उसके लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है बेटा? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी तब बनेगी जब उस टाइप का एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा, तब वो क्या बनेगी? एंटीबॉडी। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है और जन्म लेता है तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे बच्चे के टीका लगते हैं। आपने सुना है? सबने सुना होगा, बच्चे के टीका लगते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है टीका लगने के बाद, लगते हैं। टीके का मतलब पता है क्या होता है? टीका का मतलब होता है उस बच्चे को उस पैथोजन से हम इंटरेक्ट करा रहे हैं। इंटरेक्ट जब कराएंगे तो उसके अंदर फिर क्या बनेगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनवाने के लिए तो टीका लगाया जाता है। अभी जो कोरोना आया था उसमें क्या लगा था? वैक्सीनेशन हुआ था। वैक्सीनेशन का मतलब क्या था? कि तुम्हारे ब्लड में वो एंटीबॉडी बनवाना, किसके खिलाफ? कोरोना वायरस के खिलाफ। क्योंकि अगर एकदम तुम पे अटैक किया वायरस ने तो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी तो है नहीं, अब एंटीबॉडी नहीं होगी तो बीमार हो जाओगे। पहले से हमने क्या किया? उसी टाइप का, मतलब पैथोजन टाइप का हमने कोई प्रोटीन लिया और हमारी अपनी बॉडी डाल दिया, जिससे हमारी बॉडी को लगा कि क्या है, पैथोजन आया कोई, और इसीलिए तो फीवर आता है। आपको पता होगा जब जिसके वैक्सीनेशन हुआ था और जिसको सबसे तगड़ा फीवर आया था
इसका मतलब उसके बॉडी में सबसे अच्छी एंटीबॉडी बनी थी, और जिसको बिल्कुल फीवर नहीं आया उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसको थोड़ा बहुत कोरोना वायरस आ चुका था पहले और उसकी बॉडी उसको डिफेंस कर रही थी लगातार, तो उससे ज्यादा फीवर नहीं आया होगा। वरना बेटा सुनो, वरना कोई भी अगर नया पैथोजन तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो हमेशा तुम्हारी बॉडी पे अटैक करेगा और तुम्हें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, फीवर आएगा 100%। आपने बच्चा देखा होगा जब भी टीका लगता है बीमार होता है, और आप ये तो तुमसे अच्छा कौन जानता है, मैं तो नहीं जानता हूँ, तुम लोग जानती होगी लड़कियां वगैरह तो। अरे बच्चों को तुमने देखा होगा जब बच्चे का टीका लगता है वो कितना बीमार हो जाता है, 7-7 दिन दवाई चलती है उसकी लगातार, क्योंकि उसने पहली बार वो पैथोजन देखा होता है। ऐसी कोरोना वायरस तुमने अगर पहली बार देखा था, टीका लगवाया था तो इसका मतलब वो वायरस नहीं था, उसी के टाइप का क्या था, एंटीजन था, और वो आपके अंदर डाल दिया। अब आपके अंदर डाला तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी उसके लिए डिफेंस करेगी, क्या करेगी, डिफेंस, और उसके चक्कर से ब्लड में क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाएगी तो फीवर आएगा। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे फीवर नहीं आया तो हमने बच गए तुम कोरोना वायरस से, क्योंकि तुम्हारे अंदर इसका मतलब यह है पहले थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बॉडी को था, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारी बॉडी हल्के हल्के वो उसको क्या कर रही थी, कवर कर रही थी, और जब वो पैथोजन लगा आपके अंदर जो वैक्सीन, तो इसका मतलब उस पे उसका इफेक्ट आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यही हुआ था। इसका मतलब आप लोगों को पता होगा सबने करवाया था वैक्सीनेशन, नहीं करवाया था, लेकिन खबरें ऐसी आती हैं, अभी क्या आ रही थी, अभी जल्दी 10-15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले कि जिसके वैक्सीन लगा उसको हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा था क्या? हाँ मैंने लगवाई थी। तो बेटा आप लोग ये बताओ, आप लोग ये बताओ, आप लोग समझ गए इम्यूनिटी क्या होती है? दूसरा, जैसे आपने एक भी देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं, बहुत सारे शैतान होते हैं ना, और उनके अंदर डिजीज बिल्कुल नहीं लगती, कि वो पहले से इतने खतरनाक रास्तों से गुजरे होते हैं, सही है, कीचड़ में नहा के, नाली में कूद के, सही है, चूल्हे में बैठ के, वो बड़े हुए किए होते हैं। अब वो बड़े होंगे इतने बड़े मिट्टी खा के, तो उन्हें क्या पैसे बाद में अटैक करेगा। अब एक बच्चा वो है जो खाना पैदा हो रहा है तो सोने की चम्मच से खाना खा रहा है, उसने कभी देखा ही नहीं कि मिट्टी कैसी होती है, फर्श पे रहा है 24 घंटे, तो बड़े पे जाकर उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक होगी, जरा सी बारिश होगी तो उसे निमोनिया हो जाएगा, समझ रहे हो? तो आपने देखा भी होगा, ये तो एब्जॉर्व कर सकते हो आप लोग बड़े आराम से, ठीक है। तो हम लोग इस पे ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में और किसके बारे में बात करेंगे, लिम्फ के बारे में। सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करूँ बेटा, इधर देखो, अगर हम ब्लड की बात करें, किसकी बात करें, ब्लड की, तो ब्लड में 2 चीजें होती है, एक होती है बेटा प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल बोल दो, ठीक है। आप लोगों को पता है ब्लड सेल हमारी 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पहली होती है तुम्हारी आरबीसी, इसके बाद दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी होता है, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं बेटा, अच्छा। आरबीसी का जो नंबर होता है वो पता है कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। कितना होता है बेटा, 5 से मिलियन पर mm। अच्छा आप लोग बताओ, जो आप लोग आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट चेक करवाते हो ना, तो आपको क्या लगता है पूरी बॉडी में इतनी होती है? जैसे प्लेटलेट चेक करवाई, उसका आया डॉक्टर ने बताया 1,20,000 है, तो क्या पूरी बॉडी में है? खाली 1 mm क्यूब का वो चेक करता है, पूरी बॉडी में तो काउंट ही नहीं कर सकते कभी, कैसे काउंट कर लोगे आप लोग? खाली 1 mm क्यूब के हिसाब से बताता है, ठीक है, 1.5 लाख से 3.5। अच्छा डब्ल्यूबीसी कितनी होती है बेटा, 6,000 से 8,000 पर mm
और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं वो होती हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख। और ये भी किस में होती हैं? पर एमएम। ये हो गई। अगर तुम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को निकाल दो ब्लड से तो बचेगा क्या बेटा? प्लाज्मा, जो आपको पता होगा हल्का सा एक्स्ट्रा कलर का होता है, भूसे कलर का। या आपने कभी लैब में बैठे होगे तो आपने देखा होगा जो ब्लड चेक होता है वो उसे एक नली में रख देते हैं। वो क्या होता है? बॉक्स होता है छोटा सा, लंबा लंबा होता है, ट्यूब। हाँ, जो टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। तो आप लोग देखना थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको दो कलर उसमें दिखेंगे, एक दिखेगा एक्स्ट्रा कलर, एक दिखेगा अच्छा एक तरफ क्या दिखेगा? लाल। तो इसका मतलब येलो टाइप का होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। समझ गए? प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये कलर कैसा होता है बेटा? इसका स्ट्रॉ कलर, यानी कि भूसे कलर का होता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर होता है 92%। इसमें कितना होता है बेटा? वाटर 90। अगर प्लाज्मा का एरिया हम देखें तो वो होता है 55% एरिया में। कितना होता है? और बेटा ब्लड सेल कितने में होती हैं? 45। समझ गए आप लोग? तो वाटर यहाँ पे होता है 92%, प्रोटीन होता है 6 से 7%। कितना होता है? या हम कई किताब बोलती है 6 से 8%। ठीक है, प्रोटीन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? जब आपको चोट लग जाती है तो उसमें ब्लड क्लॉट बनाने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, रुधिर का थक्का बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे और क्या होता है? कुछ आयंस होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन हो गए, इसके बाद क्लोराइड हो गए, सोडियम आयंस हो गए, ये सब होते हैं। और इसके बाद कुछ क्या होती है बेटा? प्रोटीन तो हो गई, सही है। और क्या होता है? हाँ, वो सब चीजें होती हैं। चलो ठीक है, ये सब चीजें होती हैं तुम्हारी किसमें? ब्लड में। हाइड्रोजन आयन होते हैं ना। चलो ठीक है, ये सब चीजें किसमें होती हैं? ब्लड में होती हैं। जो तुम्हारा ब्लड होता है उसमें ये सब चीजों को लिखना है बच्चा? क्या लिख लो। देख लिया? फोटो लेते हुए फोटो आ जाता है, घर पे लिखते हुए जाके। कुछ भी अंदाजा नहीं करेगा। 52 है। अरे यार हिंदी का मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर हिंदी इतना अच्छा होता तो हिंदी का टीचर बन जाता। देख लिया? देख लिया सभी बच्चों ने? पानी है?
बेटे हटा दूं ये, सही है। तो हम लोग वैसे पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किताब निकालो, सही है। अब जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सही है। तो इसको पढ़ते हैं करके लाइन टू लाइन, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं बेटा? एक होता है तुम्हारा ब्लड और दूसरा क्या होता है? लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ, इनका सर्कुलेशन कैसे होता है इस चैप्टर हम लोग समझेंगे। देखो कह रहा है ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों को पता है हर सेल को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और सेल को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। कह रहा है एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स वगैरह हो गए, सही है। ये हमारी सेल तक कैसे आते हैं इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे। आल्सो द वेस्ट, इसके बाद जो आपका बेकार का मटेरियल बॉडी में बनता है, CO2 बनती है, इसके बाद आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, ठीक है। उसको कैसे करके एलिमिनेट किया जाता है और किसके थ्रू किया जाता है वो सब हम समझेंगे। तो कह रहा है देखो एसेंशियल सब्सटेंस आल्सो द वेस्ट मतलब होता है बेकार या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बनते हैं, हैव टू बी रिमूव्ड कॉन्टिन्यूअसली फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। ये कहना चाह रहा है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, ठीक है, सेल को प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाती है, और इसके बाद वहां पे टिश्यू के पास से क्या बनता है? कुछ वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं। उन सबको बॉडी से लगातार क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। और रिमूव क्यों? जिससे हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर सके। अगले कह रहा है इट इज देयरफॉर एसेंशियल मतलब होता है जरूरी टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। ये कहना चाह रहा है कि इसके मूवमेंट के लिए हमें कुछ ऐसा जरूरी चाहिए होता है जो प्रत्येक को सेल से लेके आए और या फिर सेल से लेके जाए। तो ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में? जो वही चीज होगी जो मूवमेंट कर रही होगी लगातार, जैसे ब्लड हो गया तुम्हारा, या फिर क्या हो गया? लिम्फ। अगले कह रहा है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। आप लोगों को ये भी पता है बेटा अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे क्या बताओ, स्पंज में ब्लड होता है? नहीं होता है। उसमें क्या होता है? वाटर, वाटर कैनाल सिस्टम के वाली सब चीजें होती हैं। हर किसी एनिमल्स में सब कुछ नहीं होता कि उसमें हर जरूरी हो कि ब्लड। अच्छा ये कोई बच्चा बताएगा, बताओ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था एनिमल किंगडम में? कौन से फाइलम से? अभी आपने पढ़ाई था जल्दी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ था? मैंने स्टार बनवाया, अभी किताब देखा। किससे? नहीं, आप सब बता दो तो एक तो निकल जाएगा। हैं? नहीं, एस्कर्न नहीं हुआ था, एनिलिडा से। कहाँ से हुआ था? एनिलिडा। ये साफ साफ लिखा हुआ है आपकी किताब में, देख लो अभी, ठीक है। समझ गए? एस के हरमंदी से पता है क्या हुआ था? मैं बता रहा हूँ। एस के हरमंदी से हुआ था ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट, सही है। और जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो था सीडोसिलोमेट। वो कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो जो तुम्हारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मेरे हिसाब से अरे वही से हुआ था, एनिलिडा से हुआ था, ठीक है, मैं सही हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा तो आप लोग समझो एनिलिडा के बाद, एनिलिडा के बाद से ही तो ब्लड देखने को मिला था। तो इसका मतलब बाद के जितने भी एनिमल्स हैं, अब आप लोग बताओ उससे पहले के एनिमल्स होंगे, पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गए, इनमें क्या ब्लड था ही नहीं। तो क्या इनमें सब्सटेंस एक दूसरे एक सेल से दूसरे नहीं जा रहे थे? क्या जा रहे थे, लेकिन उनका तरीका क्या था? अलग था। और यानी कि जब ब्लड आता है तो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। अगले देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज हो गया, सीलेंट्रेट्स हो गए, क्या हो गए? सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीस सब्सटेंस। ये कह रहा है कि पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, इसमें हमने हाइड्रा को पढ़ा था, एडम्सिया को पढ़ा था, ओविलिया को पढ़ा था, ये स्पंज को पढ़ा था। इन सब में जो ये सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू होता है बेटा? वाटर के थ्रू। किस थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। कह रहा है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। अब ये कह रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स बॉडी को मतलब है जब हम हायर फाइलम की तरफ बढ़े और हमने देखा कि एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है,
तो वहां पे क्या हुआ फिर, ब्लड, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम बना, क्या बना, ब्लड बना। और आगे लिखा हुआ है बेटा, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। अब ह्यूमन तो सबसे कॉम्प्लेक्स है, उनके पास तो ब्लड का है ही, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकानोडर्मेटा हो गया, ये सब जितने फाइलम होते हैं, सबके एनिमल्स के पास क्या होता है, ब्लड होता है। और ये सब एनिमल्स यानी कि ब्लड का यूज करते हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। हमारे अंदर तो सबसे ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमारा हार्ट ही होता है 4 चैम्बर। और मैमल्स का अगर मैं बात करूं तो हमारा ही हार्ट होता है 4 चैम्बर, बकाया सबका कैसा होता है, किसी का 3 चैम्बर तो किसी का 2 चैम्बर और किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है बेटा, अगले कह रहा है अनदर बॉडी फ्लूइड, जैसे क्या है, लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। अब ये कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन जरूरी होता है, लिम्फ। और कह रहा है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द composition and the property of blood and lymph tissue fluid and the mechanism of circulation of blood is also explained here। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे करके ये चीजें ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे चीजों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, ब्लड। क्या है, आपने टेबल तो बनाई ली अच्छे से, पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। अभी तो सिंपल सा चल रहा है, आप लोगों को ये सब बातें पता है, लेकिन फिर भी आप लोग हर चीज को, मैंने बार बार कहा है कि एनसीईआरटी को हर एक लाइन को इतनी अच्छे से पढ़ो कि आप लोगों को कभी एकदम कवर अप हो जाए। सही है, इसीलिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, एनसीईआरटी को कभी लाइन टू लाइन तैयार कर लेना। आप क्वेश्चन मैचिंग वाले नहीं आएंगे आपके साल, मुझे लग रहा है स्टेटमेंट से आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि उसने पिछली साल पता है कैसा पेपर दिया था, पूरा मैचिंग वाला। और आपकी पूरा मैचिंग वाला नहीं आएगा, आपका पूरा आएगा स्टेटमेंट वाला, देखना। इसीलिए स्टेटमेंट फोकस करना एनसीईआरटी की, इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार बहुत अच्छे से, समझ रहे हो, वरना क्वेश्चन बहुत गलत हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं कंपेयर टू स्टेटमेंट। मुझे मैचिंग वाले अच्छे भी लगते हैं बहुत, लेकिन लास्ट ईयर पता नहीं आपके नंबर कैसे कम आ गए। लास्ट ईयर मुझे लग रहा है 90 में से बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, ऐसा था ना? हैं? मोस्टली मैथ का वाला नहीं थे। हाँ, स्टेट वाले बहुत कम थे, मोस्टली ऐसे ही थे। बस इसमें यह है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और सरल इजी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन आप लोग अपने साथ मेहनत करो अच्छे से, पेपर कैसा भी आए उतना तैयार रहो, चाहे मैचिंग से आए, चाहे स्टेटमेंट से आए, चाहे वो पेपर कहीं से भी आ जाए। अगले देखो बेटा, हम लोग ब्लड के बारे में बात करें। ब्लड के बारे में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। अच्छा, खून। ये देखो ए कह रहा है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। पता है क्यों बोलते हैं, हैं? और भी कारण है इसका कनेक्टिव टिश्यू बोलने का। हाँ, हाँ, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा कि हर एक बॉडी के हमारे ऑर्गन को जोड़ के रखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉरेन एलिमेंट। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ नाम आएंगे जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक आता है बेटा ब्लड, क्या आता है, दूसरा एक नाम होता है लिम्फ। क्या होता है, इसके बाद एक नाम होता है प्लाज्मा और एक होता है सीरम। मैं इन सब में डिफरेंस एक साथ क्लियर कर दूं, एक साथ लिख लेना, ठीक है। ब्लड का सिंपल सा मतलब होता है जब ब्लड सेल हो, क्या हो बेटा, और साथ में क्या हो, प्लाज्मा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्या बोलते हैं, हम लोग लिम्फ बेटा तब बोलते हैं जब ब्लड में से माइनस कर दो क्या, आरबीसी, तो उसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ। प्लाज्मा हम तब बोलते हैं ब्लड में से, यानी कि ब्लड सेल कम कर दो। क्या कम कर दो, ब्लड सेल। और सीरम पता है क्या होता है, सीरम का मतलब होता है जो प्लाज्मा होता है उससे क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो। यानी कि बोल सकता हूँ प्लाज्मा से जब मैं माइनस कर दूं क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। आपने देखा चोट लग जाती है, चोट हमारे तो काला काला थक्का बन जाता है ब्लड क्लॉट। उसके बाद
तुमने देखा होगा कभी पानी ऐसा निकलता है कभी चोट से, वही होता है सीरम। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। लिख लो एक साइड तो अच्छा लगेगा अगर चाहो तो। ये चारों नाम आपको कंफ्यूज नहीं करें हम द्वारा, ठीक है। देख लिया। चलो पढ़ते हैं हम प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मैंने क्या बताया, ब्लड में से क्या निकाल दो, ब्लड सेल, जो बचेगा वो क्या होता है, प्लाज्मा। हटा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कह रहा है प्लाज्मा ये कितने एरिया में होता है बेटा, 55% ब्लड का पार्ट होता है, ठीक है, 55%। इसके बाद देखो प्लाज्मा एजा कैसा कलर होता है बेटा, स्ट्रा। स्ट्रा का मतलब क्या होता है, भूसा। देखा है सबने, ऐसा कुछ है बैठे भूसा ना देखो भूसा डोया हुई होगा है एक बहुत अच्छी लाइन नहीं है वो तुमने देखा होगा बहुत, उसपे वो बनता है कि सबसे बेकार तब लगता है इस जिंदगी में, सबसे बेकार तब लगता है जब गेहूं लाने के बाद तुरंत पापा कहें चलो भूसा भी आज ही लेके आते हैं, पता ही होता है। और जिसने वो कंडीशंस को जिया होगा उसे पता होगा कि उस टाइम कितना बेकार लगता है कि घर वाले ये कहें कि आज ही गेहूं लेके आए, मतलब ढोए, और अभी कहें चलो आज ही भूसा ले आते हैं, कल को आने दिया जाए, तो वो कंडीशन सबसे खराब होती है। क्योंकि भूसा ढोने का दर्द जो होता है वो वही समझ सकता है इसमें धोया होगा, हम लोग सोच नहीं सकते उसके बारे में। और वो भी अगर दिन हो, क्या हो दिन, रात में तो घर सही लगता है, धोया नहीं है लेकिन मैंने देखा है, आराम से गया हूँ इसमें कई बार। ये देखो प्लाज्मा कैसे कलर का होता है बेटा, स्ट्रा कलर का। कैसा होता है, स्ट्रा कलर का मतलब हल्का पीला। कह रहा है विस्कस फ्लूइड, विस्कस का मतलब जानते हो क्या होता है, विस्कस। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा टाइप का थोड़ा, सही है, म्यूकस टाइप का, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। इसमें 90 से 92% क्या होता है बेटा, वाटर होता है, और प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8%। और कह रहा है इसमें जो होती है प्रोटीन वो होती है फाइब्रोजन पहली, दूसरी ग्लोबुलिन्स और तीसरी आर द मेजर प्रोटीन। इन तीनों प्रोटीन के नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी मैं इनकी बात करूंगा, इसमें क्या क्या काम होते हैं। अगले देखो, कह रहा है फाइब्रोजन आर द नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोagulation ऑफ ब्लड। जो आप लोगों को पता होगा फाइब्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, कितनी जाती है। और जो ब्लड क्लॉट होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन का ही तो बनता है। जो आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक पोर्शन हो जाता है, चोट लग जाती है हमारे, बाद में ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जब ब्लड रुक जाता है उसके बाद हो जाता है कि उनको ब्लड काला काला। और उसी को वो कौन सी प्रोटीन होती है, ये वाली फाइब्रिनोजन, जो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, किसमें जाती है। और फाइब्रिन का मतलब होता है ऐसे रेसी टाइप का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सफेद सफेद रुई टाइप का लगेगा ऐसे, तभी तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट, ब्लड यानी कि अपने आप से रुक जाता है। लेकिन छोटे में आपने सुना होगा कि बच्चे कहते थे चोट लग जाए तो ईंट वगैरह से दबा लो और ब्लड रुक जाएगा, है ना। लेकिन उसका रीजन था एक, पता है क्या था,
उसका रीजन ये था, मैंने बाद में सोचा तो उसका रीजन ये था कि अगर आप ईंट से दबा लोगे तो ब्रेड आपको दिखाई नहीं देगा और आपको डर नहीं लगेगा कि ब्रेड निकल रहा है। और दूसरा क्या होगा, वो थक्का तो वैसे ही बनना था, अगर तुम हाथ से पकड़ लो थोड़ी देर के लिए तब भी थक्का बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की उसमें आता है और ब्रेड क्या करता है, फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन कन्वर्ट होती है तो क्या ऐसा थक्का टाइप का बन जाता है। ठीक है, अगले देखो, अगले क्या है बेटा, ग्लोबुलिन्स are involved in defense mechanism of the body and the albumins help in osmotic balance। osmotic का मतलब क्या होता है, osmolarity मतलब सांद्रता, ब्लड की कितनी osmolarity रहनी चाहिए, उसमें हेल्प कौन करता है, एल्ब्यूमिन्स। ये तीनों प्रोटीन काम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले देखो, अभी ग्लोबुलिन्स जो यहाँ कह रहा है इन्वॉल्वमेंट डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब समझे आप लोग, नहीं समझे, एंटीबॉडी बनाने में, किसमें, एंटीबॉडी को बनाने में। वहां तुमने देखा होगा एंटीबॉडी के नाम जो होते हैं IgA होता है, IgA, IgM, IgE, IgG। तो उसका मतलब IG का मतलब पता है क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स यही प्रोटीन तो होती है जो क्या बनाती है, एंटीबॉडी। अगर ना पता हो तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, बस इतना लिख लिया, उससे आपको ध्यान आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 प्रोटीन होती हैं। पहला कौन सा है बेटा, फाइब्रिनोजन, नाम से पता रहेगा कि फाइब्रिन किस में काम करेगा, ब्लड क्लॉट में। दूसरा हो गई ग्लोबुलिन्स, नाम से ध्यान रहेगा किसमें, एंटीबॉडी बनाने में। और तीसरा क्या है बेटा, तुम्हारी एल्ब्यूमिन्स, जो क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है ब्लड की ऑस्मोलिटी, मतलब ब्लड कितना गाढ़ा रहेगा, कितना पतला रहेगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो यहाँ पे। इसके फंक्शन ध्यान रखना, मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और पता होगा, आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि हमें जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो काटती है, कहते नहीं काटती, कहते हैं ना फीमेल काटती है। अरे वैसे काटती है तो अलग बात है, लेकिन मच्छर भी काटती है, फीमेल ही काटती है, ठीक है। जो मेल मच्छर होता है, मेल, वो खाली आपके कान में आके गाना तो गाएगा लेकिन काटेगा नहीं, सही है। और फीमेल मॉस्किटो गाना नहीं गाती है, वो खाली काटती है। और वो काटती क्यों है, क्योंकि बेटा वो यही प्रोटीन लेने आती है हमारे ब्लड से, एल्ब्यूमिन। उसके लिए ये प्रोटीन की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, इस चक्कर से वो प्रोटीन लेने आती है। पहले तुम्हें काटने नहीं आती, तुम्हारी प्रोटीन लेने आती है। तो इसका मतलब ये है, जब भी मच्छर काटे तो उसे काटने दिया करो। अरे भाई, उसका भी काम चल जाए तो अपने फायदा के लिए सब देखते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपके आसपास कोई मलेरिया वाला आदमी ना हो, कहीं वो उससे भी लेके आई वो तुमसे भी आगे मिल तो बेटा वो मलेरिया फैला देगी। समझ रहे हो आप लोग। वैसे अगर मलेरिया नहीं है आसपास तो आप लोग आराम से कटवा लिया करो एक मच्छर से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो आप कटवाना मत, मलेरिया हो जाएगा तो कहो सर आपने कहा था डेंगू हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मच्छर नहीं करो, कहा ना करो मच्छरदानी में। इधर देखो, डेंगू से बहुत आदमी मर गए, इसीलिए मच्छर का विशेष ध्यान रखो। समझ रहे हो, मच्छर नहीं सोया करो। हालांकि मैं खुद नहीं सोता हूँ। इधर देखो भाई, मुझे एक बार हो चुका है डेंगू, राष्ट्रीय हुआ था मुझे एक बार हो चुका, अब नहीं होगा 3 साल तक, इसलिए सोता ही नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है एंटीबॉडी बन गई। अब एक बार हो गया, अब 3 साल तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे मैं कितना ही मच्छरों में रहूं या ना रहूं, क्योंकि एक बार एंटीबॉडी बन गई ना। अब 3 साल तक नहीं होगा, 4 साल हो सकता है, तो उसके बाद मैं देखने लगूंगा मच्छरदानी कैसी है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्लाज्मा, इधर देखो। अच्छा, एक बात और है, मुझे लगता है हमारी बॉडी को एक अपनी लाइफ में एक बार, अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत तगड़ी डिजीज हो जाए, छोटी मोटी डिजीज होनी चाहिए जिससे आपके अंदर एंटीबॉडी बनती रहे, जिससे आपको और भी डिजीज होने का खतरा कम होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में एक बार फीवर आएगा खाली, लेकिन आएगा तगड़ा वाला, लेकिन एक ही बार आएगा, उसके बाद सही तो पूरी साल सही, फिर उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। सही है। तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हर घंटे बीमार होते हैं, आज 1 घंटे में सर दर्द हो रहा है, दूसरे घंटे में क्या होगा, पैर दर्द होगा, और तीसरे घंटे में क्या होगा, हाथ में दर्द होगा ही होगा। सही है, ये तो क्लियर है। इधर देखो, अगले कह रहा है प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। जैसे सोडियम आयंस हो गए बेटा, कौन से गए, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ETC,
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सब होते हैं कहाँ? हमारे प्लाज्मा में। अगले कह रहे हैं आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। आपको पता है बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर कौन से फॉर्म पड़े होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। अगर एक्टिव फॉर्म में होंगे तो ब्लड में ही क्लॉट नहीं रहेंगे, हमारे आर्टरी में। कह रहा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं उसको? क्लियर हुआ इतना पोर्शन सबको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले फॉर्म्ड एलिमेंट पे, और जिसमें पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। यही तो है। एक बार मैं बेसिक इसका क्लासिफिकेशन कर दिखा दूं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो बेटा आरबीसी का मतलब तो यही सिंपल सा है कि आप लोगों को जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए आरबीसी के बारे में कि आरबीसी सबसे पहले रेड ब्लड सेल बोलते हैं इनको। दूसरा बोलो मत, कौन बोल रहा है? दूसरा बेटा आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, सही है। तीसरा नंबर कितना होता है इनका? 5 से 5.5 मिलियन। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो होती है 120 डेज। कितनी होती है? 120 डेज। इनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो क्या होता है? स्प्लीन, यानी कब्रिस्तान आरबीसी का। समझ गए आप लोग? और जो बनती कहाँ पे है? बोन मैरो में। कहाँ बनती है? इतनी बातें पता है आरबीसी का। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। और इसके पास न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। बस आरबीसी के बारे में खत्म। लेकिन डब्ल्यूबीसी का थोड़ा क्लासिफिकेशन है। क्या है बेटा? तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी है, इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी कौन सी होती है बेटा? ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। इसमें 3 टाइप की सेल आती हैं, जिसमें तुम्हारे एक आती है बेसोफिल, कौन सी आती है? ईसेनोफिल, और होती है न्यूट्रोफिल। आप लोग टेस्ट करवाते हो ब्लड का तो उसमें सब सेल को नाम लिखे होते हैं सेल के। और इसका कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होता है मोनोसाइट और एक होता है बेटा क्या? लिम्फोसाइट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, लिम्फोसाइट बेटा डब्ल्यूबीसी का टाइप है। कहीं वो नाम समझ लो, वो ल्यूकोसाइट लिखा है, लिम्फोसाइट लिखा है, सही है। ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, लिम्फोसाइट उसका टाइप होता है। और ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। ये सब आपको पता होगा भी। ये सब डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है इम्यूनिटी में हेल्प करती है। किसमें करती है? इम्यूनिटी में। तो एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। समझ गए आप लोग? तो मैंने कहा था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसमें हेल्प करती हैं? इम्यूनिटी में। ये भी करती हैं, बल्कि मैं बोलूंगा कि डब्ल्यूबीसी ओवरऑल ही किसमें करती है? इम्यूनिटी में। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखो, अगर लिखो तो बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
तरफ सीधे हैं? कॉलेज क्यों गए थे आज? बुलाया गया था। कॉलेज वाले के एक दिन पहले मैसेज आते हैं एकदम से। कभी कभी तो ऐसे फोन करते हैं 10 बजे आ जाना है, 9 बजे फोन करते हैं। और ये लोग भी ऐसे इतने तेज भागते हैं, फिर देखते कुछ नहीं कहाँ जाना है, जाना है कॉलेज। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा WBC के टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ग्रैनुलोसाइट और क्या होते हैं? ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में 3 टाइप होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और क्या बोल रहा हूँ मैं, इथेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट में 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, बी लिम्फोसाइट और इनकी जिक्र हम अगले भी करेंगे, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करेंगे। और वैसे भी इम्यूनिटी का जहां भी टॉपिक आएगा वहां पे करते रहेंगे, इसलिए इनको ध्यान रखना, ठीक है। हटा दूं ये, सही है। तो इतना तो क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो किताब पे आते हैं, ठीक है। अच्छा पेरिडेट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कितनी होती है? 1.5 से 3.5 लाख होती है पर mm3। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? आरबीसी, फिर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग क्या क्या याद रखना है, मैं कुछ आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, बाद में आप लोग बहुत ज्यादा फोकस मत करना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद हो ही जाएंगी पहली बार में। जैसे यहाँ पे लिखा है इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और क्या लिखा है बेटा? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे कह रहा है ये प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। जो ब्लड का कितना पार्ट होता है? 45%। कितना होता है? 45%। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। यानी कि ये ब्लड का कितना परसेंट बनाती है बेटा? 45%। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? तो मैंने कहा आरबीसी का जो नाम होता है पूरा क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस। दूसरा होता है इराइथ्रोसाइट। आरबीसी काम क्या होता है? ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा क्या होता है कि ब्लड जो होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है इराइथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। आप लोग बताओगे सबसे ज्यादा नहीं होती हैं? 5 से 5.5 मिलियन होती हैं पर mm3। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 6000 से 8000। और मिलियन का मतलब जानते हो कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। और इसके बाद प्लेटलेट्स कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो यहाँ पे कह रहे हैं अ हेल्थी ह्यूमन अडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी होती है पर mm3। सही है? ऑफ ब्लड। mm का मतलब जानते हो क्या होता है? मिलीमीटर। क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा। अगर ये बॉक्स बनाया जाए उसमें जितना ब्लड आएगा वो होता है पर mm। ये नंबर उसका काउंट हो रहा है कि इतने mm3 के बॉक्स में कितनी सेल होंगी। तो यहाँ कितनी होंगी? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। अगले जो कह रहा है आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। कहाँ होती है बेटा? लेकिन यहाँ एक बात देखिए, इन द अडल्ट। ध्यान रखना आरबीसी का फॉर्मेशन हमेशा बोन मैरो नहीं होता है। अगर वो अडल्ट में होता है, अगर वो छोटा बच्चा है उसका पता है कहाँ होता है? स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन में। ध्यान रखना ये बात। अगर कोई चाइल्ड है तो उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्प्लीन में। समझ गए? और अगर कोई अडल्ट है तो कहाँ होता है? बोन मैरो। अच्छा बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है? जो बोन्स के अंदर होता है वो क्या होता है? आपको पता होगा 2 टाइप का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। सही है? जो बीच में हड्डी होती है, खोखली होती है, उसमें रेड बोन मैरो भरा होता है। क्या भरा होता है? रेड बोन मैरो। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब कुछ लोग तो बोन मैरो खा भी लेते होंगे, मुर्गा का वगैरह का है। अरे होता नहीं है, मुर्गा का वो टांग होता है उसको चूस लेते हैं एकदम। लेग पीस। मैंने एक को देखा खाते हुए, वो हड्डी भी खा रहा था। मतलब कहता एकदम काट काट के। मैं कहूँ भाई तू क्या खा रहा है? बोला छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। मैंने कहा कमाल है।
हैं? अब यहाँ पे जो बच्चे नहीं खाते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस टॉपिक बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग डॉक्टर लोगों को, आप लोगों को इमोशन से मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बॉडी के लगना चाहिए एक मशीन। सर हमें करना है, खाना थोड़ी है। लेकिन एक जो तुम माइंड में लेके आ रहे हो, आए हो तो वैसे ही, अगर आप किसी का ऑपरेशन करोगे तो तुम्हें देख के तब भी डर लगेगा, अगर तुम्हें अभी भी लगता है तो, अगर बात सुनने से डर लग रहा है तो। आप सुनो ये देखो, अच्छा ऑपरेशन करोगे, सही है, तो यहाँ पे मैं खाली बता रहा हूँ, ऐसा ना खिला रहा हूँ बैठा के, बता रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं कर रहा। अरे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा बोलता है यहाँ से। अगले देखो, ए बोलो मत बेटा, यहाँ पे कह रहा है आरबीसीआर डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन से। कोई बच्चा बताएगा, बताओ आरबीसी के पास न्यूक्लियस किसके पास होता है? किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? किसके? बताओ आरती बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया थोड़े दिन पहले, जो बच्चा प्रॉपर क्लास आ रहा होगा उसे पता। हाँ तो बताओ बेटा, कौन किसकी आरबीसी, वो आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, कौन से एनिमल्स की? नहीं पता है? हैं? क्या कह रहा है? क्या बेटा, फ्रॉग होता है, फ्रॉग। फ्रॉग की आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस। आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें एक लाइन लिखी हुई है। अगले आ जाओ, ये बातें बेटा ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अगले कह रहा है दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? हमने बहुत पढ़ा था कि आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन काम क्या होता है? सिंपल सा होता है, एक तो पिगमेंट होता है इसलिए कलर देता है रेड, और दूसरा होता है बेटा कि ऑक्सीजन और CO2 को का ट्रांसपोर्टेशन, और इसका कोई काम नहीं होता। अगले कह रहे हैं, बोलो मत बेटा, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल, अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ब्लड। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन चाहिए? 12 से 16 ग्राम। अगले कह रहा है दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? 120 डेज, ऑफ व्हिच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, और स्प्लीन को बोलते हैं कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। अच्छा, आप लोग स्प्लीन के बारे में जानते हो कुछ? ये इसका कभी बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता भाई यहाँ पे किताब में। जैसे स्टमक के बारे में होता है, लीवर के बारे में होता है, पैनक्रियास के बारे में होता है, टीथ के बारे में होता है, सबके बारे में होता है, लेकिन स्प्लीन के बारे में नहीं होता। बताओ क्या होता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, हाँ बोल सकते हो, सही है। आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है स्प्लीन में। आपका ब्लड का जो फिल्टर होता है वो भी आरबीसी करता है। तीसरा अगर मैं बात करूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है, वो भी कौन पकड़ता है? स्प्लीन। मतलब ब्लड साफ होता है हमारा, वो भी कौन करता है? स्प्लीन। कभी इसका नाम सुना है? स्प्लीन है क्या? होता कहाँ पे हमारी बॉडी? यहाँ होता है क्या? होता कहाँ है? मैं ये कर रहा हूँ, बॉडी बताओ कहाँ? नीचे टांगों में? कहाँ पे? स्टमक के बराबर में होता है, नीचे नहीं, स्टमक के बराबर में होता है। डोर्सल साइड होता है, लीवर के अपोजिट साइड होता है, समझ गए? और थोड़ा सा पीछे साइड में स्टमक के नीचे होता है, स्टमक के, हाँ स्टमक के डोर्सल साइड होता है, वेंट्रल डोर्सल, हाँ पीछे साइड में बोलता हूँ, पहले डोर्सल साइड होगा, हाँ डोर्सल साइड वही तो होगा, पीछे एक साइड में मैं कहता हूँ, और दूसरा स्टमक के बराबर में होता है। ये स्प्लीन छोटा सा ऑर्गन होता है, बीन से, कितना से होता है? बीन से। इसका काम खाली इतना होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना। मैं अभी बता रहा हूँ क्या होता है। पहला, दूसरा होता है बेटा बच्चों में आरबीसी का फॉर्मेशन, अडल्ट में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कब्रिस्तान। तीसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्लड में हमारे पैथोजन, उनको भी ये फिल्टर कर देता है। बस ये काम होता है, स्प्लीन का और कोई काम ही नहीं होता इसका। समझ गए हम लोग? ठीक है। अगले तो आप लोग ये बताओ, आरबीसी के बारे में समझिए सब लोग। अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी।
डब्ल्यूबीसी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बताओ? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड। बेसिकली ये हेल्प करती है हमारी इम्यूनिटी में। किसमें हेल्प करती है? इम्यूनिटी में। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट लड़ने में। समझ गए? ठीक है। ये कह रहा है ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, जिसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एज दे आर कलरलेस। ये कैसे होती है बेटा? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। सही है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये तो न्यूक्लियस होगा इनके पास, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 से 8000 पर एमएमक्यू। इसका मतलब सबसे कम जो ब्लड में सेल होती है कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। अगले कह रहा है बेटा ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये होता है, यहां पे बात सुनो, इनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता। अब कोई ये नहीं कह सकता कि एक दिन का, इनका 1 घंटे से लेके और 1 साल तक होता है। 1 घंटे से लेके इनका लाइफ स्पैन कोई एग्जैक्ट नहीं बताएगा कितना होता है। सही है। यानी कि शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है 1 घंटे से, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा कभी कम भी होता है, और उसके बाद अगले दिन तक सर्वाइव कर जाए। अगले कह रहा है, देखो कह रहा है वी हैव टू मेन कैटेगरी, आपको बताया ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा कौन सा है बेटा? अभी टेबल में आई थी। ग्रैनुलोसाइट में क्या आएगा? न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, और क्या आएगा? और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट व्हाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर द ए ग्रैनुलोसाइट। मैंने कहा डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, एक होता है ग्रैनुलोसाइट में क्या आता है? ईसोफिल, बेसोफिल, यानी इसेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट में क्या आएगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। समझ गए आप लोग? तो ये डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? टाइप होता है। अगले कह रहा है न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल। कैसे होती है? यहाँ पे देखो आपसे ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि एकदम बताओ परसेंटेज कितना होता है, कभी नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है। इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिक क्या है? नैना लागे मोरे एक के वार। ठीक है। जिसमें तुम्हारा न्यूट्रोफिल आ जाएगा। स्विच ऑफ हो रहा है? क्या हो रहा है? हो गया? कैसे हो रहा है? अरे वीडियो चल रही है, बताओ। हाँ वीडियो चल रही है। एक बेटा जाना, कोई जाओ उनसे कहना फोन से हो रहा है, चला जा चला। ये यहाँ पे देखो, ये बता दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये है, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रोफिल। इसका मतलब क्या है? लिम्फोसाइट। इसका मतलब क्या होता है? मोनोसाइट। इसका मतलब इसेनोफिल, इसका मतलब बेसोफिल। ये बात समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे ट्रिक बना लो एक, जिससे सबसे ज्यादा कौन होंगी? न्यूट्रोफिल, उससे कम, उससे कम, और उससे कम, और सबसे कम बेसोफिल। ठीक है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, देख लो आप लोग। नैना लागे एक बार। सही है। बी से ये, ई से एक, एम से मोरे, एल से लागे, और एन से नैना। मैंने एक बार ऐसे लिख लो, एक बैठ जा। तो आप लोगों को ये ट्रिक ध्यान रखना है बेटा, और इससे आप लोग ये बता सकते हो कौन सी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, कौन सी सेल कम होंगी। ठीक है। तुम्हारे तो देख लिया कर रहे हैं, इधर देखो एक बार लागे। यहाँ पे तुम तो ये लिख लो, माँ की जगह क्या आ जाएगा? मेरे नहीं, नैना लागे अरे ठीक है। देखो हम लोग ये समझ गए बेटा, सही है। अब तो ये नहीं, यही गाते हो। ठीक है। इसलिए बताया खाली कि कौन सी ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है। आपको ध्यान रहेगा इससे अच्छा खासा, और एक्यूरेट परसेंटेज आपसे पूछा नहीं जाएगा। वो ऐसे पूछ लेगा कि बताओ सबसे कम कौन सी होती है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, मोस्ट अबंडेंट, या फिर सबसे कम कौन सी होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले देखो ये, अब यहाँ पे कह रहा है न्यूट्रोफिल। अब देखो यहाँ का ये लिखा हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल कितनी होती है बेटा? और कह रहा है ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी एंड बेसोफिल आर द लीस्ट, जिस कितने होता है? 0.5 से 1%। तो बेसोफिल सबसे कम हो गई और न्यूट्रोफिल क्या हो गई? सबसे ज्यादा। समझ गए? ठीक है। इसके बाद कह रहा है बेटा,
कह रहा है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट कितना होता है 6 से 8%। और कह रहा है आर फैगोसाइटिक सेल व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द, फैगोसाइटिक का मतलब होता है खत्म करने वाला, जो भी हमारे जो फॉरेन मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो हमारा पैथोजन होता है, पैथोजन जब हमारी बॉडी में आएगा तो उसको ये सेल क्या करेंगे, अटैक करेंगी। कौन करेंगे बेटा, अटैक, और उसको खत्म कर देंगी। ठीक है, फैगोसाइटिक इसीलिए बोल रहे हैं इसको। और कह रहा है बेटा अगले बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हेपेरिन, हेपेरिन का बताओ क्या बोलते हैं, मैं निकलता है एंटीकोगुलेंट, क्या बोलते हैं इसको, एंटीकोगुलेंट, सही है। और अच्छा कोई बच्चा बताएगा हिस्टामिन और सेरोटोनिन का बेसिकली जो काम होता है वो कहाँ होता है, बताओ, हिस्टामिन और सेरोटोनिन एलर्जिक रिएक्शन में, हाँ, और एलर्जिक रिएक्शन में, सही है। वो हम लोग एक बार ह्यूमन डिजीज में ही पढ़ेंगे ये बात। अगले कह रहा है एंड आर इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, ईसेनोफिल्स कह रहा है 2 से 3% होती हैं, रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ये भी हेल्प करती है किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में। कौन, ईसेनोफिल्स, कौन करती है, ईसेनोफिल। अगले कह रहा है बेटा ए लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं, आर ऑफ द 2 मेजर टाइप बी लिम्फोसाइट, और कौन सी होती हैं, टी लिम्फोसाइट, यानी कि बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी। आप लोगों को पता होगा बी लिम्फोसाइट होती हैं और कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट। एक क्या करती हैं, एंटीबॉडी को बनाने में हेल्प करती हैं, और दूसरा उसको मैच्योर करने में हेल्प करती हैं। आपको पता होगा बी सेल और टी सेल, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तब आपको बताऊंगा कैसे करके क्या करती है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है, ग्लैंड पता है हम लोगों को, बहुत सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, थाइमस ग्लैंड होती है, क्या होती है, तो हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो बनती कहाँ पे है, बोन मैरो में, सही है। और मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड के पास, समझ रहे हो, इसीलिए वहां पे बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ स्कूल किसका, एंटीबॉडी का। आपने ये भी देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, डिजीज जल्दी लग जाती है, उसका रीजन ही होता है क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आपकी बॉडी में अकेली एक ग्लैंड होती है जो उस ग्लैंड को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड, यानी कि आपकी एज के साथ साथ वो ग्लैंड का जो साइज होगा वो क्या होता रहेगा, कम। और एक बार आपको जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी तो आपको बीमार होना ही होना है, आप लोग नहीं बच सकते। अच्छा मैक्सिमम आदमी जो होगा वो कितना जिंदा रह सकता है, मैक्सिमम आदमी कितना जिंदा रह सकता है, आपको पता है रिकॉर्ड किसके खिलाफ बना हुआ है, किसके ऊपर बना हुआ है ज्यादा जिंदा रहने का, शायद अमेरिका की कोई लेडीज है, सबसे ज्यादा जीने का रिकॉर्ड, जीने का मतलब जिंदा रहने का, उसका रिकॉर्ड है। मैंने देखा था अभी जल्दी देखा था 142 साल जहां तक है मैक्सिमम। और तुम्हें क्या लग रहा है कोई 2 साल जीलेगा क्या, अब के आदमी 60 साल में खत्म हो जाते हैं, अब तो 60 भी नहीं जा रहे हैं, 50 साल में कोई ना कोई डिजीज लग जाएगी 100%। तो आप लोग खुद सोचो आपका आधा टाइम गुजर गया आप लोग खुद सोचते हो बर्थडे, लेकिन 1 साल आपका कम हो रहा है। सब लोगों को पता है 70-80 साल रहना है खाली यहाँ पे, सही है, कितने साल रहना है, उसमें 25 साल हो गए और 20-25 साल निकल जाएंगे। तो आप ये मत कहना कि मैं लिख के लाया हूँ इतने साल जियोगे, हो सकता है 10 साल ना जियो, वो तो अलग बात है, लेकिन एवरेज जो टाइम होता है वो कितना होता है, लगभग 60 साल। अभी जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 60 साल के बाद वो जिंदगी नहीं रहती, फिर खत्म हो जाती है। चलो सही है। अगले देखो अगले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। इसको हम बात करते हैं, प्लेटलेट्स को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर ऑल सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। कहाँ होती है, बोन मैरो में। और बेटा कह रहा है ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना होता है, 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स। आपने देखा डेंगू होता है, डेंगू रहता है, उससे हमारा कितना नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का कितना रह जाता है, बहुत कम रह, 80,000 में तो कुछ नहीं होता बेटा, जब रह जाता है 50,000 40,000, हाँ वो तो जाता है, स्टार्ट हो जाता है।
अंदर से कौन सा? ये देखो 1.5 लाख से कितना होता है? 3.5 लाख। आपको बताऊंगा जो आदमी खत्म हो जाता है 15-20 हजार रुपया बजाती को लगभग लगभग है। मेरी लास्ट सेकंड थी लास्ट ईयर 28,000 किसकी, और देव सर की रह गई थी 21,000। कहते होता नहीं है वो मूवी में होता नहीं है कि दिया बुझ रहा है एक कहते हल्का सा रह गया तब तक क्या हुआ एक दिन कर रहा तो उनका फबक क्या था एकदम कहते होता नहीं कहते बुझने वाला। सबसे पहले देव सर को हुआ ऐसा हुआ था हम लोग मतलब एक साथ रहते हैं एक साथ खा लेते हैं कोई ऐसा कुछ नहीं है वो मतलब एक दूसरे कहते आराम से खा लेते साथ साथ बैठ के एक थाली में। तो हमें इनको हुआ तो हमें कोई टेंशन नहीं थी क्या दिक्कत है हम तब भी खा रहे थे आराम से मजे से एक साथ। अब इन्हें हुआ ये अस्पताल में भर्ती हो गए इनने फोटो भेजा कि मैं ऐसे लेटा हूँ। सही बता रहा हूँ तो उसी रात मुझे फीवर आ गया था और अगले दिन तो फिर मैं भर्ती हो गया था। फिर 8 दिन रह लिया आराम से। चलो अगले देखो अब एक बेटा ये कह रहा है platelets can release a variety of substance most of which are involved in the coagulation or clotting of blood और कह रहे हैं a reduction in the number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा यानी कि वो हमारा जो अगर थोड़ा चोट लग गया तो उसका मतलब क्या होगा बहुत सारा ब्लड निकल आएगा। और आपने देखा होगा जिसकी ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं तो पता है उसके ब्लड ही निकलता है तभी उसकी डेथ होती है कभी या तो माउथ से या फिर नाक से क्योंकि हमारा जो अंदर का एरिया है पूरा जो ब्लड हमारा क्लॉट किया हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया जरा सा करके कोई मसल टूटी या हल्के से कुछ हुआ तुरंत ब्लड निकलना बाहर स्टार्ट हो जाएगा वो आदमी क्या हो जाती है डेथ। कोई डेथ वैसे तो ना होती है कि कोई आदमी सेफ रहेगा बिल्कुल खाली ब्लड निकलेगा कहाँ से नाक से या फिर माउथ से समझ गए और आदमी क्या हो जाती है डेथ क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है आपकी बॉडी में जो पार्ट है बॉडी पार्ट जैसे ऑर्गन हुआ है कोई भी उनमें कहीं ना कोई डैमेज थोड़ा बहुत होता रहता है हमेशा लेकिन हमें वो चीज पता नहीं लगती भैया हमें क्या पता लग रही है अंदर हो रहा है और वो अपने आप अंदर सही भी हो रहता है। लेकिन सोचो अगर जरा सा क्योंकि तुम लोग खुद सोचो इतना फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल हो गई किडनी हो गई लीवर हो गया अगर जरा सा कोई सेल डैमेज हुआ और अगर प्लेटलेट्स बहुत कम है 10,000 है तो तुरंत वो ब्लड स्टार्ट हो जाएगा आना और वो फिर बाद में रुकेगा ही नहीं और रुकेगा नहीं जिसका मतलब क्या हो जाएगा आदमी डेथ हो जाएगी ये होता है। ठीक है तो हम लोगों ने आज ब्लड के बारे में पढ़ा बेटा और हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। कल को हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी मैं काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको कल बताऊंगा। ये चैप्टर अच्छा है मजा आएगा आपको पढ़ने में तो पढ़ाई करो।